गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूँ ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट होगी, क्लियर होगी, ओके होगी। मेरे बच्चों, कल की क्लास में हमने हरियाणा इतिहास में हर्षवर्धन को पढ़ना स्टार्ट किया था और हर्षवर्धन के बारे में हम बहुत सारी बातों को डिस्कस कर चुके थे। मैंने आप लोगों को बताया है कि हर्षवर्धन का जो शासनकाल है वो 606 ईस्वी से शुरू होता है और मृत्यु तक 647 ईस्वी तक वो थानेसर की गद्दी पे बैठे रहते हैं। बीच में उन्होंने कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी के रूप में भी स्वीकार किया था और कन्नौज जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा स्थापित राजधानी मानी जाएगी, लेकिन थानेसर जो है वो हर्षवर्धन को अपने पूर्वजों से ही राजधानी के रूप में मिला था। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ गया था, तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा में ही विश्वास रखता था और इस महायान शाखा को अपनाने का काम उन्होंने एक बौद्ध भिक्षु जो दूसरा चीनी यात्री भी था, हेनसांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, उनके प्रभाव में आकर बच्चों अपनाया था। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म से कितना प्रेम करता था, आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि हर्षवर्धन ने अपने समय पांचवी बौद्ध संगीति का भी आयोजन मेरे बच्चों करवाया था। चलेगा, इन्हीं बातों से कंटिन्यू हम आगे बढ़ेंगे। यदि हम बात करें कि हर्षवर्धन की जो मृत्यु है वो कब हुई थी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन की जो मृत्यु है वो हो जाती है 647 ईस्वी के अंदर। हर्षवर्धन की जो मृत्यु है मेरे बच्चों, वो कब हुई थी? 647 ईस्वी के अंदर हुई थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार के बारे में हम बात कर चुके थे। अब हम बात करते हैं हर्षवर्धन की प्रशासनिक इकाइयों के बारे में। हर्षवर्धन की प्रशासनिक इकाइयां, प्रशासन की दृष्टि से हम बात करें तो किस प्रकार से हर्षवर्धन ने अपने क्षेत्र को बांट रखा था, इसे हम हर्षवर्धन की प्रशासनिक इकाई के रूप में पढ़ेंगे। प्रशासनिक इकाइयों में हम बात करें तो पूरा का पूरा जो वर्धन साम्राज्य है बच्चों, वो भुक्ति में बटा हुआ था। भुक्ति जो है बच्चों ये विष में बटे हुए थे। विष या इन्हें विषय कहा जाता है। विषय जो है बच्चों ये पठक में बटा हुआ था और पठक जो है बच्चों ये ग्राम में बटे थे। तो सबसे छोटी जो इकाई थी वर्धन काल में वो थी ग्राम। तो ध्यान रखना है, वर्धन काल में सबसे छोटी जो आपकी प्रशासनिक इकाई थी वो थी ग्राम। और ग्राम का जो मुखिया था बच्चों वो ग्रामणी कहलाता था। ग्राम का जो मुखिया था वो क्या कहलाता था? ग्रामणी कहलाता था। बच्चों, सबसे बड़ी जो इकाई थी वो भुक्ति थी। और भुक्ति का जो मुखिया होता था
वो उपरिक होता था। ठीक है। बाकी बची हुई इकाइयों के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरीके से ये चीजें बटी हुई थी, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान के चलिएगा ये पूरा का पूरा वर्धन साम्राज्य है। ये पूरा का पूरा क्या है आपका, वर्धन साम्राज्य है। जैसे आज अपना देश है भारत, ऐसे ही हम बच्चों वर्धन साम्राज्य मान सकते हैं। बात करें तो वर्धन साम्राज्य के अंदर जो वर्धन साम्राज्य बटा हुआ था बच्चों, उसकी इकाई दूसरी सबसे बड़ी थी भुक्ति। भुक्ति, भुक्ति के बाद जो इकाई आती है वो आती है बच्चों विषय, या इसे कहा जाता था विष। उसके बाद जो इकाई आई इसे हम बोलेंगे पठक। और सबसे छोटी जो इकाई थी वो थी मेरे बच्चों ये, जिसे हम बोलेंगे ग्राम। ठीक है। भुक्ति का मतलब है आज के जैसे हमारे प्रांत हैं, यानी कि राज्य हैं। तो जैसे वर्धन को हम देश मान ले, वर्धन पूरा साम्राज्य क्या होगा, देश होगा। जैसे अपना इंडिया देश है, देश किस में बटा है, राज्यों में। तो वर्धन साम्राज्य बटा था भुक्ति में। राज्य किस में बटा हुआ है बच्चों, जिलों के अंदर। विस का मतलब जिले हैं, जिले किस में बधे हुए हैं, तहसील के अंदर। पठक का मतलब तहसील है। जैसे आज की तहसील है तो वर्धन साम्राज्य में इन्हें पठक कहा जाता था। और ग्राम का मतलब आज के जो गांव हैं। ठीक है। इनके जो मुखिया हैं वो पूछ लिए जाते हैं बच्चों। तो भुक्ति का मुखिया आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि भुक्ति जो आज के प्रांतों के समान है, इसका मुखिया कहलाएगा उपरिक। जैसे आज प्रांतों का मुखिया गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, विषय का जो मुखिया था बच्चों ये कहलाता था विषपति। पति का मतलब मुखिया होता है पढ़ाई के अंदर। ठीक है ना। ग्राम का जो मुखिया है ये हम पढ़ चुके हैं। तो ग्राम का मुखिया कहलाएगा ग्रामणी। और पठक का जो मुखिया है ये कहलाएगा पठकपति। क्या कहलाएगा बच्चों, पठकपति कहलाएगा। ठीक है। इस तरीके से इसका जो साम्राज्य है वो अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों के अंदर क्या था, बटा हुआ था। तो ये आपको इसकी प्रशासनिक इकाइयों के बारे में पता होना चाहिए। बच्चों प्रशासनिक इकाइयों के अंदर किस किस व्यक्ति के पास कौन कौन सा पद था ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हर्षवर्धन की मंत्री परिषद की। हर्षवर्धन का मंत्री परिषद।
बच्चों राजा के बाद जो सबसे बड़ा पद होता है वो आप सभी को पता होगा, वो प्रधानमंत्री का पद होता है। तो राजा के बाद सबसे बड़ा पद है प्रधानमंत्री, जो सभी मंत्रियों के ऊपर प्रधान होगा। तो इसके प्रधानमंत्री का नाम था बंडी। बच्चों हम बात करें महासेनापति, तो सारी सेनाओं के ऊपर मुखिया होगा, उसे बोलेंगे महासेनापति। महासेनापति था सिंहनाद। नेक्स्ट हम बात करेंगे अश्वरोही सेना, किसके पास थी? अश्वरोही सेना। ये थी बच्चों कुंतल के पास, ठीक है। अश्वरोही जो सेना है ये किसके पास थी? कुंतल के पास थी। उसके बाद गज सेना, गज का मतलब क्या होगा? हाथी। हाथियों वाली जो सेना है बच्चों वो थी सकंद गुप्त के पास। सकंद गुप्त के पास, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हर्षवर्धन की मंत्री परिषद के अंदर बड़े मंत्री थे, और ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। मंत्री परिषद के बाद हम बात करेंगे आय का स्रोत। हर्षवर्धन के इसमें आय का जो स्रोत है बच्चों वो क्या था? भूमि कर, मतलब अनाज कर। पहले किसानों के द्वारा जो अनाज उत्पादित किया जाता था उसी के ऊपर क्या है? टैक्स लिया जाता था, जो राजा के खजाने में जाता था। और राजा के खजाने में जो टैक्स जाता था उसी से राजा अपने क्षेत्र का सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट किया करता था, ठीक है। यानी कि इसी सोर्स ऑफ इनकम से ही बच्चों सारा का सारा साम्राज्य चला करता था। तो आय का जो स्रोत था हर्षवर्धन के समय वो कितना होता था? कुल अनाज उत्पादन का 1/6 भाग। कुल अनाज उत्पादन का 1/6 भाग। मान के चलिएगा किसी खेत के अंदर 60 मन गेहूं होता है, तो बच्चों 10 मन जो गेहूं होगा वो राजा के खजाने में अपने आप चला जाएगा, ठीक है। बच्चों जो कर लेने की विधियां होती थी, जो कर लेने की विधियां होती थी राजा के द्वारा, वो 3 होती थी। यानी कि 3 तरीके से राजा टैक्स लिया करता था लोगों से। जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो जल्दी से एक बार इसको नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कीजिएगा। तो जल्दी से नोट कीजिएगा बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलेगा। ये जो 3 विधियां थी इसमें कौन कौन सी थी विधि, उनके नाम हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहली जो विधि होगी बच्चों वो कहलाती थी हिरण्य विधि।
हिरण्य विधि एक ऐसी विधि होती थी जिसमें नगद मुद्रा के रूप में कर लिया जाता था। तो नकद मुद्रा के रूप में लिया जाने वाला कर, यानी कि जो भी किसान यदि अपना अनाज नहीं देना चाहता है तो वो अनाज के बदले क्या दे सकता है, नगद पैसे दे सकता है। तो इस विधि को हम हिरण्य विधि कहेंगे। तो नकद मुद्रा के रूप में लिया जाने वाला कर, मेरे बच्चों, कहलाता था हिरण्य विधि। हिरण्य विधि के बाद अगली जो विधि होगी वो होगी भाग विधि। दूसरा जो टाइप था टैक्स लेने का वो थी भाग विधि। और भाग विधि कौन सी विधि थी बच्चों, जिसमें अनाज दिया जाता था। तो अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर, अनाज के रूप में लिया जाने वाला या दिया जाने वाला, अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर है भाग विधि। बच्चों उसके बाद हम बात करें तो जो तीसरी विधि होगी वो होगी बलि विधि। बलि जो विधि है ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, गिफ्ट के रूप में या उपहार के रूप में यदि राजा को कोई गिफ्ट दे दिया जाता है और राजा उससे खुश हो जाता था तो राजा उसे टैक्स के रूप में स्वीकार कर लिया करता था। फिर उसको अनाज देने की जरूरत नहीं थी, नगद पैसे देने की जरूरत नहीं होती थी। तो गिफ्ट या उपहार में लिया जाने वाला जो कर था बच्चों, वर्धन काल में किस नाम से जाना जाता था? करबली विधि के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा वर्धन वंश था। वर्धन वंश हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। और वर्धन वंश के बाद मेरे बच्चों उदय होगा एक नए वंश का। तो वर्धन वंश के बाद हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। हेडिंग डालिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का उदय कौन से वंश के समाप्त होने के बाद हुआ। तो मेरे बच्चों आपको ध्यान रखना है, इस वंश का जो उदय हुआ था वो वर्धन वंश के बाद हुआ था। तो वर्धन वंश के बाद इस वंश का क्या हुआ बच्चों, उदय हुआ। ठीक है, वर्धन वंश के बाद इस वंश का क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। बच्चों हम बात करें तो मालवा के शासक हुए मालवा के एक शासक हुए जिन्होंने हरियाणा की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए हरियाणा के अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश की क्या है बच्चों, नींव डाली। यदि हम भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर इस गुर्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो मालवा के शासक नागभट्ट फर्स्ट माने जाते हैं। नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा इस वंश की क्या की गई थी मेरे बच्चों, स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भारत के अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो आपको नागभट्ट फर्स्ट बोलना है। मालवा के ये नरेश थे। मालवा का मतलब आज का तुम मध्य प्रदेश मान सकते हो।
ठीक है। चलेगा, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। बच्चों, बताया जाता है कि हरियाणा की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए हरियाणा की राजनीतिक, यानी कि हरियाणा के अंदर कोई भी वंश अच्छे तरीके से शासन नहीं कर पा रहा था, और जब हरियाणा को अच्छे तरीके से कोई एक वंश संभाल नहीं पा रहा था, तो इसी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए सबसे पहले वत्सराज नाम के एक गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक के द्वारा इसके ऊपर अधिकार किया जाता है। सबसे पहले वत्सराज द्वारा हरियाणा पर अधिकार। अब इस बात की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है कि वत्सराज नाम का गुर्जर प्रतिहार वंश का कोई शासक हुआ जिसने हरियाणा की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए मेरे बच्चों हरियाणा के ऊपर शासन करने का काम किया। इस बात की जानकारी हमें 795 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ जोध का सिरसा से। तो ध्यान रखेंगे, जो हम ऊपर वाली कहानी पढ़ रहे हैं, तो इसकी जो जानकारी है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसकी जानकारी जोध का सिरसा, जोध का गांव का नाम है बच्चों। जब भी आप फतेहाबाद से सिरसा की तरफ जाओगे, बीच में आपको एक गांव नजर आएगा जोध का, और जोध का जो सिरसा जिले का गांव है, यहाँ से 795 ईस्वी अंकित एक अभिलेख प्राप्त हुआ। ये एक अभिलेख अभिलेख से बच्चों प्राप्त होती है। तो ये जानकारी हमें जो प्राप्त होती है वो जोध का से। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जोध का सिरसा से कौन सी सदी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ, तो सदी 8वीं होगी बच्चों। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सी ईस्वी का, तो ईस्वी 795 होगी। जोध का सिरसा से प्राप्त जो अभिलेख है वो कौन से वंश के बारे में जानकारी देता है, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी देता है। और जानकारी क्या देता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शासक हुआ है वत्सराज, जिसने हरियाणा की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए यहाँ पर अधिकार करने का क्या किया था, काम किया था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। नागभट्ट जो हमने बात की है ना, नागभट्ट जो इसकी स्थापना करने का श्रेय हम दे रहे हैं, ये बच्चों वत्सराज का ही पुत्र हुआ है, ठीक है। तो नागभट्ट जो है बच्चों वो इस वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। नागभट्ट जो है इस वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और बात करें हम राजधानी की, तो मेरे बच्चों राजधानी के रूप में नागभट्ट ने कन्नौज को अपनाया था। तो नागभट्ट ने अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश का कन्नौज जो है वो बनाया था। ठीक है। हम बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश में जिनका संबंध हरियाणा से रहा, दो महत्वपूर्ण शासकों के नाम आएंगे, जिसमें एक का नाम है मिहिर भोज और एक का नाम होगा महेंद्र पाल। तो ध्यान रखेंगे, इस गुर्जर प्रतिहार वंश के एक शक्तिशाली शासक का जो नाम हुआ है वो हुआ है मिहिर भोज।
जिनका हरियाणा से भी नाता रहा है, तो गुर्जर, प्रतिहार वंश के शक्तिशाली जो शासक हुए मेरे बच्चों, वो हुए हैं मिहिर भोज। या हम इन्हें राजा भोजदेव भी बोल देते हैं, एक ही बात है। और राजा भोजदेव ने बच्चों जो शासन किया, वो 836 ईस्वी से लेके 885 ईस्वी तक किया है। ठीक है। मिहिर भोज की भी जो राजधानी होती थी वो कन्नौज होती थी। मिहिर भोज की जो राजधानी थी बच्चों, ये भी कौन सी होती थी सर? कन्नौज होती थी। मिहिर भोज जो है ये विष्णु भगवान की पूजा किया करते थे। कौन से भगवान की पूजा किया करते थे? ये विष्णु भगवान की पूजा किया करते थे, तो ये विष्णु के उपासक थे। विष्णु भगवान जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं, सृष्टि का संचालन करता इन्हें कहा जाता है। बच्चों बात करें तो मिहिर भोज के 2 अभिलेख भी हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि मिहिर भोज के कितने अभिलेख हरियाणा से प्राप्त हुए, तो मिहिर भोज के 2 अभिलेख हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। बच्चों हरियाणा के कौन से स्थानों से ये प्राप्त हुए हैं? तो एक अभिलेख प्राप्त हुआ है पेहवा से, जो कुरुक्षेत्र जिले का हिस्सा है। और एक अभिलेख मिहिर भोज का प्राप्त हुआ है सिरसा से। ठीक है। पेहवा से प्राप्त अभिलेख के माध्यम से पता चलता है कि मिहिर भोज ने यहाँ विष्णु मंदिरों का निर्माण करवाया था। पेहवा से प्राप्त अभिलेख के अनुसार भोजदेव द्वारा यहाँ विष्णु मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। यहाँ विष्णु मंदिरों का क्या करवाया गया था बच्चों? निर्माण। और सिरसा से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, वहां से हमें जानकारी ये मिलेगी कि सिरसा के अंदर एक संप्रदाय का शासन हुआ करता था। उस संप्रदाय का नाम है पाशुपत। तो सिरसा से प्राप्त अभिलेख के अनुसार याद रखना है, सिरसा से प्राप्त अभिलेख के अनुसार यहाँ पाशुपत संप्रदाय का शासन था बच्चों। पाशुपत संप्रदाय का क्या था? शासन था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ना। तो पूरा डीपली तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, और ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को क्या करने हैं एग्जाम में? ठीक करने हैं।
है ना। बेसिक बेसिक बातें हम बहुत पढ़ चुके हैं, अब बेसिक बातों से भला नहीं होने वाला। भला हमारा होगा उन बातों से जो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएंगी। और कॉन्फिडेंस पढ़ाई के अंदर वही चीज लेके आती है जो हम पहली बार पढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो एक बार जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलेगा बच्चों, नोट कर चुके होंगे आप लोग। चाहिए वास्तविक। चलेगा, आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब देखिएगा, जब मिहिर भोज हरियाणा के क्षेत्र के ऊपर शासन कर रहे थे, इनकी राजधानी तो कन्नौज होती थी। तो हरियाणा का जो उत्तरी भाग है मेरे बच्चों, ये तोमरों के अधीन हुआ करता था, और हरियाणा का जो दक्षिणतम भाग है वो मिहिर भोज के समय, महेंद्रपाल के समय, भोजदेव के समय हुआ करता था बाधानकों के अधीन। तो आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछेगा, तो क्वेश्चन ये होगा कि मिहिर भोज के समय, मिहिर भोज के समय हरियाणा का जो उत्तरी क्षेत्र है, ये तोमरों के अधीन हुआ करता था। और दक्षिण हरियाणा का जो क्षेत्र है, ये बादानकों के अधीन था। ये बादानकों के क्या था, अधीन था बच्चों। ठीक है। हम बात करें तो मिहिर भोज की मृत्यु हो जाने के बाद इसका पुत्र बच्चों फिर क्या बनता है, राजा बनता है।
तो मिहिर भोज की मृत्यु के बाद शासक बना महेंद्रपाल। महेंद्रपाल। और महेंद्रपाल का भी एक अभिलेख हरियाणा के पेहवा से प्राप्त होगा बच्चों। ये जो मिहिर भोज का बेटा है महेंद्रपाल, ये 885 से लेके 910 ईस्वी तक शासन करेगा। तो महेंद्रपाल का 905 ईस्वी अभिलेख हरियाणा के पेहवा से ही प्राप्त हुआ है। हरियाणा के पेहवा से क्या हुआ है बच्चों? प्राप्त हुआ है। ठीक है। और पेहवा अभिलेख से पता चलता है, अब पेहवा से बच्चों दो राजाओं के अभिलेख मिले हैं, एक इसके पिता मिहिर भोज का और एक इसका खुद महेंद्रपाल का। तो पेहवा अभिलेख के अनुसार पेहवा जो है बच्चों, ये उत्तर भारत में घोड़ों के व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। पेहवा उत्तर भारत में घोड़ों के व्यापार का बड़ा केंद्र। ठीक है। तो इस बात की जानकारी कौन से अभिलेख से पता चलती है? पेहवा अभिलेख से ही बच्चों हमें पता चलती है। हम बात करें तो फिर 910 ईस्वी के अंदर महेंद्रपाल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और महेंद्रपाल की मृत्यु के साथ ही ये गुर्जर प्रतिहार वंश कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है। महेंद्रपाल की मृत्यु के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश का अंत हो जाता है बच्चों। महेंद्रपाल इतना योग्य शासक नहीं था। तो महेंद्रपाल जब कमजोर शासक साबित होता है, तो महेंद्रपाल के रहते हुए ही जो महेंद्रपाल के अधीन काम किया करते थे तोमर और बादानक, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र होने की क्या कर दी थी? घोषणा कर दी थी। तो ध्यान रखेंगे, तोमर और बादानक महेंद्रपाल के समय ही बच्चों, मिहिर भोज के समय मैंने आपको बताया उत्तर हरियाणा का क्षेत्र तोमरों के अधीन था, दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र बादानकों के अधीन था। तो तोमर और बादानक महेंद्रपाल के समय शिवम को क्या करते हैं? स्वतंत्र घोषित करते हैं। शिवम को स्वतंत्र घोषित करते हैं। ठीक है बच्चों। तो तोमर और बादानक जो है वो महेंद्रपाल के समय शिवम को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। और हम बात करें तो इस गुर्जर प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक रहा, उसके बाद ये वंश हमेशा के लिए मिट जाता है। उसका नाम था यशपाल। इस वंश के जो अंतिम शासक थे मेरे भाई, वो थे यशपाल। ठीक है। अब देखिएगा, तोमर और बादानक क्या हो चुके थे? स्वतंत्र हो चुके थे। तो अब हम इन तोमरों के बारे में पढ़ेंगे और इन बादानकों के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिएगा, हरियाणा में तोमर वंश।
हरियाणा में तोमर वंश। बच्चों माना जाता है कि हरियाणा के अंदर तोमरों का जो पहला शासक था वो था जाउल या जोल। तो ध्यान रखेंगे, पेहवा शिलालेख के अनुसार, पेहवा से एक शिलालेख प्राप्त हुआ। पेहवा शिलालेख जो महेंद्रपाल का ही अभिलेख है। तो पेहवा शिलालेख के अनुसार हरियाणा में तोमर वंश का प्रथम शासक हरियाणा में तोमर वंश का जो प्रथम शासक है वो बच्चों जाउल या जोल माना जाता है। और कुछ इतिहासकार इस जाउल या जोल को ही अनंगपाल तोमर बोलते हैं, अनंगपाल तोमर बोलते हैं। तो अनंगपाल तोमर जो है बच्चों, ये जाउल या जोल ही था, ये कुछ इतिहासकार बोलते हैं। हम बात करें तो तोमरों के समय अपने उत्तर हरियाणा का जो क्षेत्र है वो अनंग प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तोमरों के समय उत्तर हरियाणा का क्षेत्र अनंग प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध। अनंग प्रदेश के नाम से क्या ये था, प्रसिद्ध था। ठीक है, तो अनंगपाल तोमर का प्रदेश ही क्या कहलाता है बच्चों, अनंग प्रदेश कहलाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 1631 ईस्वी अंकित एक अभिलेख प्राप्त हुआ। उस अभिलेख के अनुसार 1631 ईस्वी अंकित अभिलेख के अनुसार तोमरों को सूर्यवंशी, मतलब सूर्य के वंश से ये ही आए हैं, सूर्यवंशी और पांडवों का वंशज कहा गया है, या पांडवों का वंशज माना गया है। तो इन्हें पांडवों का वंशज माना गया है, सूर्यवंशी इनको पुकारा गया। कौन से अभिलेख के अनुसार मेरे बच्चों, 1631 ईस्वी के एक अभिलेख के अनुसार। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक एक बात आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आएगी, जल्दी से सारे के सारे बच्चे इनको नोट कीजिएगा।
ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा बच्चों। अब देखिएगा, हम बात करेंगे तोमरों के समय ही, हम बात करते हैं तोमरों के समय ही महमूद गजनी के द्वारा बच्चों क्या किया गया था, आक्रमण किया गया था हरियाणा के अंदर। तो तोमरों के समय हम बात करेंगे महमूद गजनी के हरियाणा आक्रमण के बारे में। तोमरों के समय महमूद गजनी के बारे में अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। ये गजनी अफगानिस्तान का शासक था। भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया था। सबसे ज्यादा बार इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने का काम किया था। तो तोमरों के समय महमूद गजनी द्वारा हरियाणा पर बच्चों क्या किया गया था, आक्रमण। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि गजनी ने बच्चों हरियाणा पर 2 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनी द्वारा हरियाणा पर 2 बार आक्रमण। पहला जो आक्रमण था महमूद गजनी का, वो 1009 ईस्वी के अंदर किया गया था। पहला जो आक्रमण है बच्चों, वो 1009 ईस्वी में, और 1009 ईस्वी में ही इसकी मंशा जो थी वो कुरुक्षेत्र के थानेसर में बने हुए थानेश्वर महादेव मंदिर को लूटने की थी। तो पहला जो आक्रमण 1009 ईस्वी में होता है, यह हरियाणा के ऊपर पहला आक्रमण महमूद गजनी का माना जाएगा। लेकिन बच्चों, उत्तर हरियाणा के अंदर तोमर एक बड़ी शक्ति के रूप में काम कर रहे थे। तो जब महमूद गजनी आगे बढ़ रहा था थानेसर की तरफ, तो नारायणगढ़ नामक स्थान पर तोमरों ने बच्चों गजनी को वापस खदेड़ने का काम किया था। तो ध्यान रखेंगे, नारायणगढ़ अंबाड़ा, नारायणगढ़ नाम की जो जगह है ये अंबाड़ा के अंदर है। नारायणगढ़ अंबाड़ा से तोमरों द्वारा गजनी को वापस लौटने पर मजबूर किया था। गजनी को वापस लौटाया। तो गजनी जो है वो तोमरों की शक्ति से परिचित हो चुका था कि तोमरों को कुचल पाना इतना आसान नहीं है। तो बच्चों, वो थानेसर के मंदिर को लूटने की जो मनसा है अपने मन के अंदर दबा के वापस अपनी सेना के साथ निकल लेता है। लेकिन उसने कसम खा रखी थी कि इस मंदिर को लूटेगा ही लूटेगा। तो 5 साल के बाद, 1014 ईस्वी की बात है, 5 साल के बाद दोबारा से बच्चों ये क्या करता है, आक्रमण करता है। और 5 साल के बाद 1014 ईस्वी के अंदर जब ये आक्रमण करता है, तो ये हरियाणा के ऊपर उसका दूसरा आक्रमण था। भारत के ऊपर ये 7वां आक्रमण था। उस समय हम बात करें तो तोमर नरेश अजयपाल जो हैं बच्चों, वो गद्दी पर बैठे हुए थे। तो 1014 ईस्वी में तोमर शासक अजयपाल के समय ही वो क्या करेगा, आक्रमण करेगा। तो आगे हम बढ़ेंगे, इतना तुम नोट कर चुके होंगे। तो ध्यान रखेंगे, गजनी का हरियाणा पर दूसरा आक्रमण, दूसरा, और थानेसर पर मेरे बच्चों ये पहला आक्रमण था। और हम बात करें तो भारत के ऊपर यह 7वां आक्रमण था। भारत पर ये
सातवां आक्रमण था बच्चों, और यह आक्रमण था 1014 ईस्वी। महमूद गजनी अपनी मंशा में कामयाब हो जाता है और थानेसर में स्थित थानेश्वर महादेव मंदिर में बच्चों लूटमार करता है। थानेसर में स्थित थानेश्वर महादेव मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। थानेश्वर महादेव मंदिर को नुकसान पहुंचाने का क्या करता है, काम करता है। साथ के साथ थानेसर के अंदर ही एक और मंदिर चक्कर स्वामी लक्ष्मी नारायण मंदिर में बच्चों चक्कर स्वामी की मूर्ति, जिसे हम विष्णु भगवान भी बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर में रखी चक्कर स्वामी की मूर्ति को तोड़ा जाता है। मूर्ति को बच्चों क्या है, तोड़ा जाता है। ठीक है, ये दोनों की दोनों बातें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखनी। तो 1014 ईस्वी के अंदर थानेसर के ऊपर पहला आक्रमण ये माना जाएगा, हरियाणा के ऊपर दूसरा आक्रमण मेरे बच्चों ये माना जाएगा। ठीक है, बच्चों हम बात करें तो 1030 के अंदर मृत्यु हो जाती है किसकी, महमूद गजनी की। और महमूद गजनी की मृत्यु के बाद महमूद गजनी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बनता है बच्चों मसूद। कौन बनता है, मसूद। बच्चों मसूद का जो शासन काल है वो याद रखना है। मसूद का जो शासन काल है वो 1030 ईस्वी से शुरू होगा और 1041 ईस्वी तक चलेगा। बच्चों मसूद का मन कर जाता है हांसी के किले के ऊपर जीत दर्ज करने का, और यही जो इसका मन करता है हांसी के किले को जीतने का बच्चों, ये कारण बनता है हांसी के युद्ध का। जब मसूद गद्दी पे बैठे हुए थे तो मसूद के समय ही 1037 ईस्वी के अंदर बच्चों एक युद्ध होता है जिसे हम हांसी का युद्ध बोलते हैं। और हांसी का जो ये युद्ध हुआ था ये मसूद और कुमारपाल देव के बीच हुआ था। मसूद वर्सेस कुमारपाल देव। ठीक है, कुमारपाल देव कौन था मेरे बच्चों, तो कुमारपाल देव के बारे में हम बात करें तो ये हरियाणा में उस समय तोमर शासक होता था कुमारपाल देव। और हम बात करें तो बच्चों ये हांसी के अंदर रहा करता था, हांसी के किले के अंदर ये अपने परिवार के साथ रहा करता था। 1021 से लेके 1051 तक कुमारपाल देव ने हरियाणा के अंदर क्या किया है, आक्रमण किया, आक्रमण तो नहीं बोलेंगे, शासन किया है। तो कुमारपाल देव जो उस समय हरियाणा को संभाल रहे थे ये तोमर शासक था, ये ध्यान रखेंगे। इसी के समय मसूद के द्वारा बच्चों हांसी के अंदर क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। 12 दिन तक खतरनाक युद्ध हुआ
और 12 दिन तक लड़े गए इस खतरनाक खूनी संघर्ष में आखिरकार जीत हुई बच्चों मसूद की। मसूद झांसी के किले को जीत लेता है। कुमारपाल देव अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाता है कुरुक्षेत्र के थानेसर की तरफ। कुरुक्षेत्र के थानेसर की तरफ, ठीक है बच्चों। कुमारपाल देव जब भाग चुका था तो मसूद जो है वो अपने सैन्य अधिकारी इसके पीछे लगा देता है ताकि वो उसके दुश्मन को जल्दी से जल्दी पकड़ के लेके आ सके और उसको वो क्या दे सके, दंड दे सके, या हम बोलेंगे सजा दे सके। लेकिन मसूद जानता था कि कुमारपाल देव जो है इसकी कमजोरी है इसका परिवार, और कुमारपाल देव की एक बेटी जिसका नाम था अमती, जो दिखने में बड़ी सुंदर थी। और मसूद का जो ध्यान है वो अमती के ऊपर बहुत पहले से लगा हुआ था। तो बच्चों वो अपने सैनिकों को बोलता है कि कुमारपाल देव की बेटी जो है उसको गिरफ्तार करके आप अपने साथ लेके चलो। अपनी बेटी के प्यार में वो अपने आप पीछे पीछे आएगा और उसको हम बंधक बना के क्या कर देंगे, सजा दे देंगे। जब बच्चों अमती को इस बात का पता चलता है कि मसूद के सैन्य अधिकारी उसको गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं, तो वो अमती मसूद के हाथ लगने की बजाय बच्चों मरना सही समझती है और यहीं पर बने हुए एक तालाब में ये कुमारपाल देव की बेटी अमती जो है वो कूद कर सुसाइड कर लेती है। तो उसी के सम्मान में बच्चों बना हुआ है आपका अमती तालाब। तो कुमारपाल देव की जो बेटी थी उसका नाम था अमती देवी। और इसी अमती ने बच्चों यहाँ तालाब के अंदर छलांग लगाकर क्या की थी, सुसाइड किया था। इसीलिए बच्चों झांसी के अंदर बना हुआ वो तालाब आप बोलते हो अमती तालाब। और अमती तालाब कहाँ है बच्चों, झांसी के अंदर। कहाँ है, झांसी के अंदर, ठीक है। तो ये है झांसी का युद्ध 1037 ईस्वी के अंदर। 1041 ईस्वी के अंदर बच्चों जब मसूद की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद उत्तराधिकारी बनता है मदूद। क्या बनता है बच्चों, मदूद। तो ध्यान रखेंगे, मसूद की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन बना था, मदूद बना था। मदूद, ठीक है बच्चों। 1043 ईस्वी के अंदर थानेसर में बच्चों मदूद को कुमारपाल देव के हाथों हारना पड़ता है। 1043 ईस्वी में थानेसर में कुमारपाल देव द्वारा, जो अपनी जान बचा के थानेसर भाग चुका था, मदूद को पराजित किया जाता है और इस क्षेत्र को आजाद करवाया जाता है। मदूद को पराजित करके यह क्षेत्र अफगानों से मेरे बच्चों क्या करवाया, स्वतंत्र करवाया। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही पढ़ेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना सा ही। थैंक यू, बाय बाय।